हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर नंबर 6 है, यानी हिंदी का जो अगली क्लास है उसके बारे में। तो आपको जैसा कि पता होगा, आपका चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 का एक क्लास हो चुका है, ये आपका सेकेंड क्लास है। आप लोगों ने अगर क्लास नहीं किया है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपको वहां पे सारी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस वन बाय वन अरेंज व्यू में मिल जाएंगी। आप क्लासेस करिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए, हम लोग जो है हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हम पढ़ रहे थे विराम चिन्ह। तो हम लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा, कितने विराम चिन्ह है, वह किस सिंबल में है, मतलब यानी उसको कैसे हम लिखते हैं, वो हम लोगों ने एक वो ओवरव्यू ले लिया था। आज हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए नोट, सॉरी, हिंदी। वैसे तो सभी जो आपकी विराम चिन्ह है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी जगह यूज होते हैं। फिर भी हिंदी में सबसे ज्यादा या तो यह कह सकते हैं पूर्ण विराम, दूसरा रूप है, यानी जो आपका पूर्ण विराम है ये एक है, सिर्फ एक पाई होता है। और दूसरा रूप यानी पूर्ण विराम का ही जो ये दो पाई है, वो हिंदी में यूज होता है कब? जब आपका दोहा या चौपाई या फिर कविताएं लिखी जाती हैं, तब ज्यादातर दोहा में आपका होता है। वहां पे एक होता है, फिर जो आपका सेकेंड लाइन होता है वहां पे इस तरीके का मात्रा लगता है। योजक चिन्ह यानी ये जैसे माता और आपके हो गए पिता। ठीक, तो ये आपका योजक चिन्ह हो गया। संस्कृत में देखिए, प्रश्नवाचक, संबोधन, संयोजक चिन्ह, पुस्तक और बराबर का चिन्ह। अब अंग्रेजी भाषा का देखते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, अवतरण चिन्ह, रिक्त स्थान, अलग अलग भाषा से अलग अलग विराम चिन्ह आए हैं। अंग्रेजी भाषा से ये सब विराम चिन्ह है। और संस्कृत का है प्रश्नवाचक, संबोधन, संयोजक, कोष्टक, बराबर का चिन्ह, यानी अलग अलग भाषा से आपके अलग अलग विराम चिन्ह आए हुए हैं। अब सबसे पहला जो है आपका वो है अल्प विराम। अल्प मीन्स क्या होता है? अल्प मीन्स होता है थोड़ा, बहुत कम। अल्प विराम का सिंबल ध्यान दीजिएगा, ये होता है। देखते हैं अल्प विराम कहाँ यूज होता है। जहां बोलते समय थोड़ा ठहराव हो, तो लिखते समय वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई वाक्य में अगर आप कहीं पे थोड़ी देर के लिए रुकना है, तो वहां पे कौन सा विराम चिन्ह का यूज होता है? अल्प विराम का। जैसे गोपाल, जैसे अगर हम इस वाक्य को ऐसे पढ़े, गोपाल, राम, रोहन और सीता खेल रहे थे, तो इसमें कुछ समझ में आया नहीं ना? अब जैसे तीन चार नाम है और उनको हमें क्या करना है, कॉमा के द्वारा क्या करना है, अल्प विराम के द्वारा क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे, तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे गोपाल, राम, रोहन और सीता खेल रहे थे, ये हम लोगों ने जो है अल्प विराम का यूज करके वाक्य को पढ़ा। अब देखिएगा फिर से बिना विराम चिन्ह के यूज करते हुए पढ़ेंगे। गोपाल, राम, रोहन, तो अंतर हुआ कि नहीं? गोपाल, राम, रोहन, इसमें अंतर है, या गोपाल, राम, रोहन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? तो यही है, जब किसी वाक्य में या जब हम बोलते समय थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो वो लिखते समय क्या होता है, वहां पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए। फर्स्ट, अब कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो भी देखते हैं। एक एक जैसे शब्द आने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाते हैं और अंतिम शब्द से पहले और शब्द लगाते हैं। एक जैसे या दो तीन नाम आने पे, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चार भाई हैं। जैसे कि दो तीन नाम अगर आ रहा है, तो आप हर नाम को क्या करते हैं, अल्प विराम के द्वारा उनको अलग करते हैं।
ठीक। सेकंड है आपका हाँ और नहीं के पश्चात, यानी अगर आप किसी वाक्य में हाँ या नहीं लिख रहे हैं तो उसके तुरंत बाद, जैसे हाँ लिख सकता हूँ, हाँ के बाद आप कॉमा लगाएंगे यानी अल्प विराम का यूज करेंगे। नहीं के बाद भी आप क्या करेंगे, अल्प विराम का यूज करेंगे। यही कहा गया है ना, हाँ और नहीं के बाद जो है आपका अल्प विराम का प्रयोग होता है। ये नियम है, सभी जो 1 2 है सब नियम है कि हाँ अल्प विराम का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक। कभी संबोधन सूचक के बाद, जैसे रोहन तुम इधर आओ, ठीक। सीता तुम मंदिर जाओ, मतलब जहां पे आप किसी को मतलब कार्य दे रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी क्या होता है आपका जो है आपका कॉमा का चिन्ह लगता है यानी अल्प विराम लगता है। इसको इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, इसी अल्प विराम को। तो जैसे किसी नाम के बाद भी क्या करते हैं आप, लगाते हैं संबोधन सूचक के बाद। फोर्थ देखिएगा, शब्द युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए, यानी युग्म में है जोड़ा, जैसे कि पाप पुण्य, जो आपका एक मिनट देखिएगा, ठीक है? फिर से देखिए थोड़ा, पाप और पुण्य ये लिखा हुआ है, अगर ये और नहीं लिखा हुआ होता, ठीक है, तो यहाँ लगता है आपका कॉमा लगता। और क्या है, सच और झूठ। नेक्स्ट है आपका कल और आज। पांचवा देखते हैं, पत्र में अभिवादन और समापन में, यानी जब पत्र लिखते हैं, जब इसे आप नमस्कार करते हैं, और पर के एंड यानी समापन में, जैसे पूज्य माता जी, ठीक, क्या होता है अल्प विराम लगता है। मान्यवर महोदय, क्या होता है कि अगर आप पत्र लिख रहे हैं और वहां पे आप अभिवादन, अभिवादन का मतलब होता है ग्रीटिंग, यानी अगर आप अपने माता को पत्र लिख रहे हैं तो लिखते हैं पूज्य माता जी, आप अपने मिल रहे हैं तो क्या लिखते महोदय, तो वहां उसको लिखने के बाद भी आपका अल्प यूज होता है। और जब समापन यानी जब पत्र का एंड होता है तब भी वहां पे आपका अल्प लगता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, पत्र के अंत में अगर भवदी, आज्ञाकारी, आज के बाद क्या होता है आपका अल्प विराम नहीं लगता है। ये आप नोट पॉइंट में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखते हैं सिक्स आपका, तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद और सन या संवत से पहले, मतलब जब आप डेट या मंथ का नाम लिखते हैं तो ये क्या होता है, सन यानी जो आपका ईयर है उसके पहले, जैसे 2 अक्टूबर सन 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ, तो इसमें क्या है आपका तारीख भी है, महीना भी है और आपका सन भी है। तो यही कहा रहा है आपका नियम है ना कि तारीख के साथ अगर महीने का नाम लिखना है, सन भी लिखना है, तो आप क्या करेंगे कि तारीख और महीने के बाद क्या करेंगे, अल्प विराम का यूज करेंगे। और किसके पहले, सन के पहले, ठीक। गांधी जी का जन्म हुआ था। सेवंथ देखिएगा, अंक लिखते समय भी आपका अल्प विराम का यूज होता है, जैसे 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एट देखिएगा, शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर, मतलब शब्दों को जब रिपीटिशन होता है यानी कि फिर से दोहराया जाता है, जैसे भागो भागो आग लग गई, भागो भागो के भी क्या लगा है, अल्प विराम आपका लगा है। अल्प विराम का प्रयोग 3 बार कर सकते हैं, यानी जो आपका अल्प विराम है उस प्रयोग आप कितनी बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत जो है इम्पोर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखिए 9th था, उद्धरण से पहले की के बदले में अल्प विराम का प्रयोग, जैसे नेताजी ने कहा, ये आपका उद्धरण है, उद्धरण चिन्ह, इसके पहले भी आपका क्या होता है, अल्प विराम लगता है। नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, ठीक, ये आपका उद्धरण से पहले क्या लगता है,
अल्प विराम लगता है। 10th पॉइंट देखिएगा या 10वां नियम, जहां यह वह अब कब तो या आदि शब्द लुप्त हो वहां पे क्या लगता है आपका अल्प विराम लगता है। जैसे जब जाना ही है चले जाओ, है ना, जब जाना ही है तो चले जाओ। अगर वहां तब नहीं लिखा है, अब नहीं लिखा है, तो वहां पे अल्प विराम का यूज यानी प्रयोग होता है। जैसे मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो, मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो, मतलब लुप्त यानी वो शब्द वहां पे ना हो तो आप वहां पे अल्प विराम का यूज करेंगे। अगर आपको नहीं लिखना है, वह नहीं लिखना है, वहां पे आप अल्प विराम प्रयोग कर सकते हैं। ये था आपका अल्प विराम। अब हम देख सेकेंड पूर्ण विराम यानी पूरी तरह से विराम लेना। अल्प विराम में क्या था, थोड़ी देर आराम लेना। पूर्ण विराम में पूरी तरह से विराम लेना। ठीक है, देखते हैं इसका डेफिनेशन। वाक्य कथन की पूर्णता समाप्ति के बाद पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। यानी जब आपका वाक्य या कोई कथन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आप क्या यूज करते हैं, विराम चिन्ह का यानी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, अगर वाक्य कथन क्या होता है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, उसी के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, के बाद आपका क्या लगा है, ये पूर्ण विराम। ठीक, अब देखिएगा, जब वाक्य पूर्णतः अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है तो पूर्ण विराम प्रयोग होता है। मतलब जब कोई वाक्य पूरी तरीके से अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है तो वहां पे आप पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक, पूर्ण विराम अंग्रेजी में बोलते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, अब एक देखिएगा, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, इसका अर्थ निकल रहा है कि और यह समाप्त भी हो गया है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगता है। यश पढ़ाई करता है, ठीक है, पूर्ण विराम हो गया। अब देखिए पहला नियम क्या है इसमें, प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। मतलब का जो प्रश्नवाचक है और जो आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है, इसको छोड़कर हर जगह आपका पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, ये पूर्ण विराम है। देखिए, दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्णांक तथा दूसरी पंक्ति में जो है आपका डब पूर्ण विराम होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, ये आपका अल्प विराम है। बिन पानी सब सून, ये आपका एक जो है यानी इकहरा पूर्ण विराम है। उसके बाद पानी गहन उबरे मोती मानो सून, ये जो है आपका क्या है, दूसरी पंक्ति में दो आपका पूर्ण विराम यूज हुआ है। ठीक, पहली पंक्ति में दोहा में एक और दूसरी पंक्ति में दो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, किसमें, दोहा, श्लोक और चौपाई में। अब देखते हैं अर्धविराम को, दो उपवाक्यों को। तीसरा है आपका अर्धविराम। अर्धविराम देखिए इस तरीके का सिंबल होता है। दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। कहाँ अर्धविराम का उपयोग किया जाता है, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। एक उपवाक्य समाप्त हो जाता है तथा दूसरे को इकहरे उद्धरण जैसे शब्दों में नहीं जोड़ा जा सकता, वहां पे क्या
क्या होता है, अर्धविराम का यूज होता है। जैसे अभी देखेंगे एग्जाम्पल तो समझ में आएगा। सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई, ये है आपका अर्धविराम। भारत स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता, ये आपका एक उपवाक्य हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए आपका क्या यूज हुआ है, अर्धविराम का यूज हुआ है। फोर्थ लिखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न से सभी परिचित होंगे। देखिएगा, प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सबसे इजी है ये। जैसे रेलगाड़ी कब छूटेगी, घर में कौन है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का ये चिन्ह है। ठीक, 5 देखिएगा। फिफ्थ है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसको देखिए, मन के भावों को जैसे भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्द में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मन में जो भाव आते हैं, चाहे वो डर हो, चाहे वो शोक यानी दुख हो, चाहे वो पीड़ा हो, चाहे वो आश्चर्य यानी सरप्राइज हो, शब्दों को प्रकट करने के लिए आप क्या करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा, चाहे खुश हो, चाहे डर हो, चाहे शोक हो, हर जगह आपका एक ही यही विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज होता है। जैसे है राम, यह क्या हो गया, ठीक, अरे तुम कब आए, इसमें सरप्राइज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, इसमें शोक यानी दुख हो रहा है, हाय राम यहाँ हो गया, अरे कब आए, है ना। तो ये जो है आपका यूज हो रहा है, आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज होता है। कब, जब मन के भावों और मन का भाव चाहे भय हो, शोक हो, घृणा हो, आश्चर्य हो, सबको प्रकट करने के लिए शब्दों में क्या यूज होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब से देख रहे हैं आप योजक चिन्ह, ठीक है। शब्द युग्मों तथा तुलना करने वाले शब्दों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे, शब्द युग्म यानी जहां जोड़ने वाले होते हैं, या तुलना करने वाले शब्दों का जो है जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पे योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। योजक विराम का ये आपका सिंबल होता है, देख लीजिएगा, ये तो बराबर का हो जाएगा, ठीक। ये है आपका योजक। शब्द युग्मों था तुलना करने वाले शब्द के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, रात दिन, आज थोड़ा सा, काला सा, मोटा सा, आदि। तो शब्द युग्म जब तुलना की जाए, ये शब्द क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, सेकंड है आपका उद्धरण चिन्ह। इसमें देखिए, ये जो है आपका ये इकहरा है, यानी जिसमें सिंगल है वो इकहरा है, और ये जो है आपका क्या है, ये दोहरा है यानी डबल है। इकहरा देखते हैं, उद्धरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला इकहरा, ठीक, इकहरा पढ़ लेते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए हुए शब्द विशेष, व्यक्ति, वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे आप अगर कोई वाक्य लिख रहे हैं और उस वाक्य में कोई शब्द जो बहुत विशेष है, या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में अगर लिखना है, तो आप इसका यूज करते हैं इकह उद्धरण। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब आप क्या लिख रहे हैं, यह वाक्य है, इसमें आप लिख रहे हैं यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक, किसमें, हिंदी व्याकरण से लिया गया है। ये विशेष है कि नहीं है, जैसे सब्जेक्ट या विषय तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे एक लिखना है, तो ये विशेष हो गया, इसलिए कहा जा रहा है कि यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया है, ठीक। सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा, अध्यापक ने सभी छात्रों काव्य कुसुम नामक पुस्तक निकालने के लिए कहा, ठीक।
अब देखिए आगे जो है आपका वो है दोहरा उद्धरण चिन्ह, यानी इसमें डबल का यूज होता है, यानी दो का यूज होती है। देखते हैं इसमें क्या है? किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में